एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन है, वो सभी बच्चे नोट कर लें क्योंकि शायद एनसीईआरटी आप लोग लाए नहीं होंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। A train travels a distance of 480 kilometer travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed full stop. If the speed had been 8 kilometer per hour less, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Cover the same distance, full stop. We need to find the speed of the train. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन में जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो, जब भी कभी क्वेश्चन में कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है तो जो अननोन है ना, उस अननोन को ही एक्स वाई या जेड जो भी आपका मन करे वो मान। क्या पूछ रहे हैं, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, हम उसी को एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही होगा कि लेट द speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर में मान लिया। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक चीज़ याद रखना, एक सीधा सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला है, सभी को याद होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या करेंगे, केस फर्स्ट, जिसमें कुछ भी ये नहीं कि स्पीड इतनी बढ़ जाए तो क्या होगा, उतनी घट जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो दे रखा है उसके हिसाब से टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर। स्पीड हमने कितनी मानी है, x किलोमीटर पर आवर, तो s की जगह x आ गया और टाइम को स्मॉल टी मान लो, स्मॉल टी लिख दो। अननोन क्या है, आप कहेंगे कि नहीं x भी अननोन है, हम कहेंगे हाँ x अननोन है, पर फिर भी x मैंने कुछ एज्यूम कर लिया, x को मैं निकालना चाहता हूँ। अभी t भी तो अननोन है ना, टाइम, तो टाइम निकालो यहाँ से। टाइम कितना हो जाएगा, 480/x, इतना क्या आवर्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और ये क्या है कि क्योंकि केस फर्स्ट है तो इस केस में जो टाइम लग रहा है उसको t1 बोल दिया, तो t1 कर दिया है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब केस सेकंड देखिएगा। केस सेकंड में ये क्या बोल रहे हैं, केस सेकंड में कहते हैं कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, अगर स्पीड उसकी कम होती तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो सीधी बात है,
अगर ट्रेन की स्पीड घटा दोगे तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो कह रहे हैं उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो हम ये कहेंगे ठीक है, केस सेकंड जो है इसमें डिस्टेंस लेते हैं, तो सेम डिस्टेंस है तो डी कितना हो गया 480 किलोमीटर, ठीक है। और अब जो हमारी स्पीड है, वो स्पीड कितनी है, वो कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड x थी पहले, अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और वो कह रहे हैं कि उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, पहले वो टाइम निकालते हैं। तो हमने ये कहा कि अगेन वही d इज इक्वल टू एस इंटू, इस केस में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हमने t2 मान लिया, s इंटू t2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x माइनस 8, टाइम कितना है t2, तो t2 निकाल लिया, t2 कितना आ गया 480 अपॉन x माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया 480 अपॉन। सर हम इसमें टाइम 480 अपॉन x प्लस 3 नहीं कर सकते? अभी पहले टाइम निकाला, उससे निकाल लिया टाइम, तो पहले इतना टाइम लग गया 480 अपॉन x, अब इतना टाइम लग गया 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। ये मेरे को पता चल गया कि उसमें इतना लगा है, उसमें इतना लगा है, दोनों ही टाइम x के टर्म्स में आ गए। अभी टाइम में कुछ रिलेशन दे रखा है, इन्होंने कहा कि दूसरे वाले केस में हमें टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप ये देखिएगा, मान लीजिए एक में लग रहे हैं 10 घंटे, तो दूसरे में कितने लग रहे हैं 13 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। 10 घंटे किस में लग रहे हैं T1 में, ठीक है, और 13 क्या है ये 13 घंटे है, तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 के इक्वल हो जाएगा, तो T1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू T2, सही है। ये उन्होंने बोला कि अब जो हमको टाइम लग रहा है दूसरे केस में, वो क्या लग रहा है, वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो 3 घंटे ज़्यादा टाइम का मतलब क्या है कि पहले अगर 10 घंटे लग रहे थे तो अब 13 घंटे लग रहे हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले 10 घंटे लग रहे थे, तो 10 में 3 ऐड कर दो, वो 13 के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो T1 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया T2, ठीक है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, तो क्या होगा 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक। अब क्या है इसको इधर ले आओ, 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 और प्लस, या चलो इस प्लस 3 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस 3, और x और x माइनस 8 का एलसीएम ले लेंगे। सर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते? नहीं, पहले एलसीएम लेना जरूरी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना हो, अगर मल्टीप्लिकेशन होता बीच में तब ले जाता मैं उधर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती है तो एलसीएम। अच्छा, एक काम और करेंगे इसमें अपना काम आसान बनाने के लिए, इधर भी न्यूमरेटर में 480 है, इधर भी न्यूमरेटर में 480 है, तो 480 कॉमन ले लो, 480 कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 x और x माइनस 8 अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम लेते हैं जब भी बिल्कुल अलग अलग टर्म्स का, तो दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 8, अब x माइनस 8 इधर 1 से मल्टीप्लाई, और ये x इस 1 से मल्टीप्लाई, और बीच में नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस 3, 3 से ये डिवाइड भी हो जाता है, 3 1 था 3, 3 16 था 48, 160 हो गया, इधर प्लस x और माइनस x कट गया, तो ये हमारे पास बचा 160 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और राइट हैंड साइड पर क्या बचा -1, इस माइनस से इस माइनस को काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये इधर चला गया, तो 160 इंटू 8, 16 8 का होता है 128, 128 के आगे 0 लगाया,
ये उधर चला गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब इसको भी उधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 टू 80। ठीक है, अभी पलट कर लिख दीजिए, क्योंकि 0 इधर लिखा हुआ और ये इधर लिखा हुआ थोड़ा अजीब लगता है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 टू 80 इज इक्वल टू 0। सर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या ऐसे? सर उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं, क्या ये थोड़ी लिखोगे कि एक्सचेंजिंग एलएचएस में आरएचएस, कुछ नहीं लिखना, ऐसे लिखो सर। सर अगर हम मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी बताओ वैल्यू जरा? छोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिड टर्म स्प्लिटिंग बताओ क्या होगा? अरे करो ना कोशिश, 1280 है ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन रूल। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 40 और 32। 40 और 32 करके देख लिया मल्टीप्लाई। यस सर। ठीक है, सर 40 और 32। ठीक है, यहाँ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32x माइनस 1280। सर माइनस 8 चाहिए, हाँ, माइनस 8 चाहिए, माइनस 1280 चाहिए। माइनस 8 अच्छा माइनस 8x चाहिए, ओके। माइनस 32x माइनस 40x प्लस 32x। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है टर्म, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 40, इन दोनों में से प्लस का 32 x माइनस 40 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये ले लीजिए, क्योंकि स्पीड कन्वर्ट भी नेगेटिव, तो 40 किलोमीटर पर आवर होगी ट्रेन की स्पीड। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे कराता हूँ। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था श्रीधराचार्य रूल स्टार्ट करवाया था कि नहीं अभी? क्वाड्रेटिक में नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करा दी थी ना मैंने। ठीक है, क्योंकि
ये पेज है इसमें स्पाइरल क्या क्वेश्चन है? सर ये क्वाड्रेटिक वाला आपने दिया और इसकी वैल्यू निकालनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, है। यस इसकी वैल्यू निकालनी है। यही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा। सर वही उसमें लास्ट में दिक्कत आ रही है लाइक एलसीएम वाले पार्ट। इक्वेशन और नोट करिएगा। और द पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c for the polynomial ax square plus bx plus c मेरी बात में क्या बात ना है? Find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha, यही है? ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ लिखिएगा, we know that alpha plus beta is equal to minus b upon a, equation number 1, and alpha into beta is equal to c upon a। इसको एक को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, एक को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। सर पूछना चैप्टर वो होती है ना डोज खुराक चाहिए थोड़ी सी। सर पूछा था कौन सा इसका मतलब इसको नॉर्मली बोलना आता है। अरे नहीं नाम करा चल रहा भास्कर समझाओ इसको। मैं बादल साहब किया था ना मेरे पॉलिनोमियल का एक डाउट पूछा है, वो करवा दूंगा, है ना? वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। हमारा पेपर हो गया? पेपर हो गया? अभी चल रहा है? अच्छा, क्या बोल रहे हो? नहीं, तुम्हारा असर ज़्यादा डोमिनेंट होता है। सर इक्वेशन 1 को क्यों स्क्वायर किया? बताओ। अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अभी कर रहे हैं, बता देता हूँ क्यों करें जब मैंने पूछा बस। ये एल ए हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? बी स्क्वायर हो गया नॉर्मली, और ये स्क्वायर। नेगेटिव की जब भी पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है? और फिर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है सी अपॉन ए, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए माइनस 2c अपॉन ए। अब एक काम करो, इसका भी एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आसान है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी कर दो। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दो उसको। यहाँ तक बताओ समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब मैं इस पर आता हूँ कि स्क्वायर में ए स्क्वायर नहीं होगा मल्टीप्लाई। भाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पर नीचे 2c अपॉन ए है, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ जाए, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, वो कह रहे थे कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे दो अलग अलग टर्म्स का एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, बीटा इंटू अल्फा मतलब अल्फा बीटा, दिस इंटू दिस, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया इनका। अब न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये तो हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, सी अपॉन ए। और जब ऊपर भी रैशनल फंक्शन, नीचे भी रैशनल फंक्शन, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ए, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू सी। तो एक ए से एक कट गया, ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। चाहे तो इतना ही छोड़ दो, और स्प्लिट करना चाहते हो तो ऐसे कर देना, यहाँ ए सी से ए सी मत काट देना, बीच में सबट्रैक्शन का साइन, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये स्प्लिटिंग जो है, ये स्प्लिटिंग सिर्फ अगर बीच में सबट्रैक्शन का साइन या प्लस का साइन है तो हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो फिर आप इसको सीधा काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए सी से ए सी कट गया, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2। ये है इसका फॉर्मूला। सर हमें किसी भी क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमें स्क्वायर ही करना है? वो देख कर पता चल जाएगा। जैसे हमको ना ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप समझ ही गए क्योंकि इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो दिख रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिख रहा है, तो ये देख कर ही मैंने फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दिया। आप ये समझ लीजिए कि जब ये वाले क्वेश्चन होंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की तो वैल्यू हमारे पास होगी होगी, इसके अलावा बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही निकालना होगा और कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि उसमें अल्फा माइनस बीटा भी निकालना पड़े, तो उसका भी एक तरीका होता है। बताओ इधर भी एक वैल्यू तो हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालना पड़ता है। फिर दूसरी वैल्यू होती है, कई बार अल्फा माइनस बीटा की जरूरत पड़ जाती है, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। करके देख लो कैसे होगा। भैया आप वैसे ही चेक कर लो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बीच में माइनस का साइन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला और ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कट जाएगा, 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब इस रिलेशन में आप ये देखिए, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, एक अल्फा माइनस बीटा अननोन है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। किसी किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ सकती है ये वैल्यू निकालने, ठीक है। मतलब कोई 10 में से एक क्वेश्चन या 20 में से एक क्वेश्चन ऐसा समझ लीजिए, कम प्रोबेबिलिटी रहती है,
इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है। सर एक डाउट है, हमारी मैम ने हमें नोट्स में क्वेश्चन कराया था, उसके पार्ट्स थे जैसे, तो एक में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना था, एक में अल्फा प्लस बीटा हाँ स्क्वायर ये रखा निकालना आरडी में दे था। रखा है समीक्षा। ठीक है, तो मैम ने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में अगर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी तो वही दूसरे में- नीचे वाले क्वेश्चन पुट कर दी जैसे हाँ। -1। हाँ तो अगर सिर्फ दोनों पार्ट तो एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ ओवर पार है क्या, तो हमें पहले वो भी निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा हो जाता है वो का क्वेश्चन, पूछा कम जाता है क्योंकि अब ना जो एमसीक्यूज है उन पर थोड़ा ज़्यादा जोर है ना। आपने भी देखा होगा कि आपका जो टेस्ट हुआ उसमें शायद MCQ MCQ मतलब पतला पार्ट सा थे, बड़ा भी। एक पता तो इस नहीं वजह से एमसीक्यू था, मैंने उसका एलसीएम लिया तो उनको 12 बजे आ गया और 12 बजे उसमें गिवन। मुझे ये बताना क्वाड्रेटिक में हाँ MCQ में था। सर इसमें तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा हो जाएगा ना। सर अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कट गया और 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा भी कट गया। नहीं, क्योंकि बीटा स्क्वायर इसमें तो पॉजिटिव आएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर में क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, समझ गए। प्लस बीटा स्क्वायर है, इधर भी प्लस बीटा स्क्वायर है, वो तो कट गया क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन। और माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। बताओ भाई, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए जी मुझे ये बताइए क्वाड्रेटिक में लास्ट क्या करवाया था मैंने, क्वेश्चन बता दो, बताओ भाई। सॉरी व्यू निकाला था एक बार किसमें? का बाय फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल में सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल की का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट ये था कि x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, देखो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस ये थर्ड पार्ट देखते हैं जरा। एग्जाम्पल 3 का थर्ड पार्ट, solve by factorization. थर्ड पार्ट देखिएगा, 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। is equal to 6 upon x. X is not equal to 0, 1, 2. 0, 1, 2. तो x जो है वो 0 और 1 और 2 के इक्वल नहीं होगा, ये समझा रखा है। तो अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो 2 माइनस 2 0, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 0, इसका डिनोमिनेटर 0। और x की वैल्यू सीधे 0 होगी तो इसका डिनोमिनेटर 0। ये नॉट डिफाइंड टर्म है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, पहले ये जो दो टर्म्स हैं तो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, वो एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस 2 x माइनस 1, x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 is equal to 6 upon x. 1 into x minus 1 is x minus 1 plus 2 into x minus 2 is 2x minus 4 upon denominator को expand करेंगे तो x into x is x square minus x, x into minus 1 is minus x, minus 2 into x is minus 2x, minus 2 into minus 1 is plus 1 is equal to 6 upon x. X plus 2x is 3x
-1 -4 is -5 upon x square minus x minus 2x is minus 3x और प्लस का is equal to 6 upon x। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसमें मल्टीप्लाई और ये इसमें मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू 3x माइनस 5। ये हो गया। x square minus 18x plus 12 is equal to 3x square minus 5x। ये हो गया। अब ये 3x square है, इसको इधर ले आओ। 6x square minus 3x square minus 18x minus 5x को इधर ले आओ, plus 5x plus 12 is equal to 0। 6x square minus 3x square is 3x square minus 18x plus 5x is minus 13x plus 12 is equal to 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी मेहनत आपकी इसी में गई है अभी तक। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसके बाद आपको आगे की कहानी करनी है। 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36। सर इसमें मेरा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12 आ रहा है। वो भी एक बात, तो आपका ये क्या हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12। तो आप क्या करो, -1 कॉमन ले लो, पढ़ लीजिए उनको। और अगर नहीं लेना है, वैसे ही करना है तो वैसे भी कर लो, गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा, साइन का बस ध्यान रखना है। ये 3 इंटू 12 मैं करूँगा तो मेरा बनेगा 36। आप करोगे -3 इंटू -12, आपका भी प्लस 36 ही बनेगा। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर्स बन जाएंगे बताओ। माइनस 9x माइनस बिल्कुल सही। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3 जो सबसे पहले जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, और फिर मिड टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, -9 -4, तो -9 -4 हो जाएगा -13। -9 इंटू -4 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 36, प्लस का 36। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, इसमें पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, इधर -4 कॉमन ले लिया, सर x प्लस 3 है, x माइनस 3 है। तुम्हारे वाले में अलग आ सकता है, माइनस साइन लो ना कॉमन, माइनस साइन कॉमन ले लो ना, तुम्हारे वाले में अलग आ सकता है ना। सर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x है, तो उसमें माइनस ये गलत किया, देखो जैसे कि था तुम्हारा -3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 1। ठीक है, तो तुम्हारा प्लस 13 है, तो प्लस 13 है तो तुम्हें लेना चाहिए बीच में प्लस 9x प्लस 4x। ठीक है ना, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो -3 इंटू -1 वो प्लस 13x के बराबर है। ये बन गया x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4। और इसको 4/3। सही है। x की वैल्यू उसको 3 आ गई,
इधर x की वैल्यू आ गई 4/3। सही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, तो पहला तो मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरा करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरे पार्ट में कुछ खास है, बताता हूँ। एग्जाम्पल 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 2x अपॉन x माइनस 3 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 plus 3x plus 9 upon x minus 3 into 2x plus 3 is equal to 0। ठीक है, और इन्होंने दे रखा है कि x is not equal to 3 comma minus 3/2। ठीक है, ये दो चीज़ें दे रखी हैं कि एक तो x की वैल्यू जो है ना वो 3 के इक्वल नहीं होगी। तो आप ये समझ ही रहे हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ ये पेपर में दे रखा है। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू माइनस 3/2 हम रख देते हैं तो सोच कर देखो माइनस 3/2 2 से 2 कट गया, माइनस 3 प्लस 3 ये 0 लग जाएगा। ठीक है, और यही दोनों टर्म्स यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो वही ऐसा ही है कि जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 यहाँ दे रखा है, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉन डिफाइंड बन जाएगा टर्म। यहाँ डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखी तो 2 माइनस 2। तो जनरली क्या होता है कि ये वैल्यू इस तरह से दे रखी होती है। ठीक है, तो ये गिवन ही होगा हमेशा हमेशा जब भी कभी ऐसा फ्रैक्शन वाला दे रखा हो। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करें। तो x माइनस 3 2x प्लस 3 ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसको छोड़ो अभी। x माइनस 3 2x प्लस 3 और ये दे रखा है 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो एलसीएम हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3 1 इंटू हाँ मालूम है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इस वजह से मैंने ये बताया कि इस तरह से क्या होना चाहिए। बताइए जी, यहाँ तक तो समझ गए होंगे? ठीक है, अब सुनिएगा ज़रा। अब जरा ये देखो कि ये भी डिनोमिनेटर और ये दोनों डिनोमिनेटर, ये दोनों तो सेम हो गए ना। ये जब दोनों सेम हो गए तो इनका एलसीएम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोनों का एक ही डिनोमिनेटर लिखिए और उनको सिंपली बीच में प्लस का साइन है तो ऐड करो। तो 2x इंटू 2x इज 4x स्क्वायर, 2x इंटू 3 इज 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9। ये पूरा का पूरा क्या हुआ, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ गया। यहाँ तक बताइए जी, क्लियर है? चले आगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अपनी अक्षित, गौरी, वंशिका क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा, ये होगा हमारे पास 4x स्क्वायर, 6x प्लस 1x इज 7x, 7x प्लस 3x इज 10x
और -3 + 9 इज प्लस का 6। ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो राइट हैंड साइड पूरा का पूरा हमारा 0 हो गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे दिख रहा है 4, 10, 6 तीनों के तीनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लिया। ये क्या बचेगा, 2x² + 5x + 3 = 0। अब ये जो 2 है, ये यहाँ पर 0 के नीचे ले जाओ, 0/2 ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बस यही बचा, 2x² + 5x + 3, 2x² + 5x + 3 = 0। ये बचा, क्या ये क्लियर? ठीक है। बताना इसके फैक्टर्स किसमें? 2x + 3x 2x + 3x 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। अब ये जो पहला और दूसरा टर्म है, इन दोनों में से 2x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1। इधर 3 ले लेंगे कॉमन, तो इधर भी बचेगा x + 1। इधर x + 1 ले लिया और 2x + 3 = 0। सर x = -1 और x = -3 ठीक है। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है? -x और -3 दोनों वैल्यू सही है। यस सर। क्वेश्चन देख लो एक बार। सर इसमें आपने कुछ खास कहा था। वही तो बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन देख लो एक बार। हमारा -3/2। सर इसको ऊपर तो तीन आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू ड्रॉप कर देनी है और लिखना है कि since it is given in the question that x should not be equal to -3/2, तो there will be only one solution to this quadratic equation। x की वैल्यू सिर्फ -1 रहेगी। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है, अब जैसे मान लीजिए इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, तो x की वैल्यू 3 और 4/3 आई, तो ये क्वेश्चन करने के बाद एक बार उधर चेक करो कि कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं दे रखी जो उन्होंने पहले ही बोल दिया हो कि वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आधा नंबर उस चीज़ का काट लें। आप लिखिएगा कि since it is given that x is not equal to -3/2, since it is given that x is not equal to -3/2, so since it is given that x is not equal to -3/2, so there will be only one solution to this quadratic equation. So there will be only one solution to this quadratic equation. इस quadratic equation का फिर हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तो बस आपको ये देख लेना, वो आधा नंबर काट लेंगे, आपका गलत नहीं है, आंसर आपने निकाल दिया गलत नहीं है, पर उन्होंने बोला कंडीशन दे दी कि x -3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो x = -1 ही इसका एक सॉल्यूशन रह जाएगा। ठीक है जी। आज फिर प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग।